बैक स्टूडेंट्स, हाल ही चर्चा में एक नया विषय रहा है आवर्जन और विदेशी अधिनियम, जो अभी एज ए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अभी विधेयक इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। इसे इंट्रोड्यूस किया था राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। इसे इंट्रोड्यूस किया, ये काफी चर्चा का विषय रहा। ये हम एक एक करके इस बिल की सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, क्या है आवर्जन एवं विदेशी विधेयक। किसी विधेयक को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा बनाया जाता है, फिर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस के बाद उस बिल को जो है रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है। रिव्यू कमेटी उसे रिव्यू करती है, उसके बाद वो कैबिनेट के पास जाता है, फिर वो संसद से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए चला जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, जो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो वो एक्ट या क्या बन जाएगा, अधिनियम। सबसे पहली चीज कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास अभी तक कॉलोनियल एरा के कानून चल रहे थे, जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए वो कानून चल रहे थे। अभी हमने क्या किया है, इस इमिग्रेशन प्रोसेस को और फॉरेनर्स का जो देश में आना है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके पीछे जो सरकार ने तर्क दिया है वो दिया है, पहला अखंडता, क्योंकि हाल ही बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में चल रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। ठीक है, सबसे पहली चीज अखंडता। दूसरी चीज राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, इंग्लिश टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे लिए ये जो इमिग्रेशन है, लोग बाहर से हमारे देश में फर्जी दस्तावेजों से घुस रहे हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फर्जी दस्तावेज, ठीक है, उनसे आ रहे हैं, बिना वीजा के आ रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स हैं, वो लोगों को फॉर्ज वीजा पर ला रहे हैं। ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए, देश की उस संप्रभुता, अखंडता, एकता और एक और चीज सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव। क्योंकि जब एक सोसाइटी बाहर से हमारे कंट्री में मूव करती है इलीगली, जब कोई एक समुदाय बाहर से हमारे देश में मूव करता है तो क्या होता है, उनका कल्चर और उनके रहने और जीवन यापन करने के तरीके हमारे सामाजिक व्यवस्था को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारा जो सामाजिक सद्भाव है उस पर इफेक्ट ना पड़े और हमारे देश में, हमारे देश की अखंडता को खतरा ना हो, हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहे। क्योंकि अगर सामाजिक सद्भाव में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, उस चीज का इन्फ्लुएंस होगा, तो क्या होगा, लोग उस चीज के इफेक्ट को नहीं सहन करेंगे। मैं अगर किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात करूं, कोई कम्युनिटी ए है जो किसी बाहरी कम्युनिटी एक्स के आने पर अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स में एक कॉन्ट्राडिक्शन फेस करती है, तो क्या होगा, ये लोग उस चीज का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जो क्या किस चीज को जन्म देगा, जो दंगे, इन जैसी चीजों को, दंगों जैसे
प्रकारों को क्या देगा, जन्म देगा। तो ये क्या होगा, हमारी अखंडता के लिए, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा होता है। ये लोग अगर भारी संख्याओं में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, हमारी देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग फिर क्या डिमांड करेंगे, अपने जैसी कम्युनिटीज को इकट्ठा करके कि हमारे लिए क्या किया जाए, अलग राज्य बनाया जाए, हमारे लिए कुछ अलग देश का प्रावधान, हमें इस देश से बाहर निकलना है। तो अलगाववाद जैसी स्थितियां पैदा होंगी। ठीक है। दूसरी चीज, ये हुआ इस चीज का प्राथमिक उद्देश्य। सेकेंडरी उद्देश्य क्या है, हमारे जो नागरिक हैं उन पर इस चीज का प्रभाव ना पड़े। ठीक है। तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की गई है। कानूनों को और रिजिड और ठोस बनाया गया। सख्त कार्रवाई कैसे की गई है, जो आवर्जन अधिकारी हैं, जो आवर्जन अधिकारी हैं, वो अब बिना किसी वारंट ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं कि आप इलीगली इस देश में घूम रहे हैं। समझे मेरी बात को। दूसरी चीज, अभी सरकार ने क्या किया है, पहले सरकार पर था ये चीज कि नागरिकता प्रूव करनी है किसी की, नागरिकता प्रूव करने के लिए। ठीक है। कौन करेगा, पहले क्या था, सरकार जाएगी कि भाई आप भारत के नागरिक हैं, ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो दिखाइए। तो ये क्या हो गया, अब इट्स अपॉन टू यू। ठीक है। ये उस पर्सन की जिम्मेदारी हो गई है कि वो क्या करे, अपनी नागरिकता प्रूव करे। ये चीज हमारे लिए एक इस चीज को बहुत आसान कर देगी कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है, कौन इलीगल है, कौन इलीगल माइग्रेंट है, कौन इमिग्रेशन है, कौन लोग बाहर से विदेशी जो आए हैं वो फोर्ज वीजा पे आए हैं, बिना वीजा पे आए हैं। फोर्ज वीजा मतलब फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड फर्जी, ठीक है, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीजा उस पर आया हुआ है। तो ये सरकार के लिए कार्य आसान हो जाएगा और इसमें जो टाइम टेकिंग है, जो समय लग रहा है, वो कम हो जाएगा कि आप नागरिक से प्रूव करवाएं। मैं इंडिविजुअली खुद प्रूव करके दूं सरकार को कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है। तो किस किस चीज पर कार्रवाई की गई, कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज, एकता अखंडता को ध्यान में रखा जाएगा। इन चीजों पर क्या की गई है, कार्य किया गया है। चलिए, और क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखिए, हम कहें कि इस बिल की प्राथमिकता क्या है। पहली प्राथमिकता हमने देखी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है। ठीक है, कौन सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। दूसरी चीज, इस कानून में जो अवैध विदेशी नागरिक हैं, अवैध विदेशी नागरिक हैं, उन पर क्या की जाएगी, सख्ती की जाएगी कि उन पर कानून कड़े कर दिए गए हैं। जैसे कि फोर्ज वीजा पे अगर आप आए हैं तो आपको 1 से 10 लाख तक की पेनल्टी है और 2 से 7 साल तक का कारावास है। अगर आप बिना वीजा आए हैं तो 5 लाख तक का जुर्माना है और 1 से 5 साल तक की क्या है, जेल है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कैरियर से आप आए हैं तो ट्रांसपोर्ट कैरियर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, या तो 5 लाख रुपए का जुर्माना भरे, अगर नहीं भरेगा तो क्या उसका ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नर्सिंग होम्स, उन पर जिम्मेदारी ये है कि वो अब जैसे कोई इमिग्रेशन माइग्रेंट्स आपके यहाँ आता है तो आप उस फॉरेनर की क्या करेंगे, जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएंगे या फिर FRRO में, ठीक है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जानकारी देंगे। और क्या क्या चीज़ की गई है कि आप इनर लाइन परमिट मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया में ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर करते हुए पाए गए तो आपको क्या होगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस चीज़ में अवैध नागरिकों पर क्या की गई है, सख्ती की गई है। ठीक है। एक चीज हमने क्या देखी कि जो आवर्जन अधिकारी हैं
आवर्जन अधिकारी को क्या दी गई है? शक्तियां दी गई हैं। क्या दिया गया है उनको? शक्ति दी गई है कि वो क्या करें, बिना वारंट के किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज कि अब मैं आपसे कहूं कि आपको इस चीज को प्रूव करना है कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हैं, तो वो सरकार के लिए एक चीज में किसमें कमी ला देगा कि सरकार पर इस चीज का बर्डन कम हो जाएगा कि सरकार आपको ये प्रूव करके दे कि आप भारतीय हैं या नहीं हैं। ये हो गए कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स, कुछ मूलभूत चीजें जो हमें याद रखनी है कि भाई ये कानून किस किस चीज की प्रायोरिटीज पे आया है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस कानून के आने पर कौन कौन से कानूनों में बदलाव आया है। 4 कानूनों में परिवर्तन आया है। देखिए पुराने 4 कानून जो थे, ठीक है, एक 1920 का था, एक 1939 का और 1940, और एक कानून था इमिग्रेशन एक्ट 2000। उन सब में क्या आया है? परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ये कानून किन कानूनों की जगह देगा? किन कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा? पहला पहला कानून है इसमें पासपोर्ट एक्ट। कब का पासपोर्ट एक्ट? 1920 का। पहला इस कानून को क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। दूसरा दूसरा कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। ठीक है, इस कानून को भी क्या करेगा? ये प्रतिस्थापित करेगा। ये 1920 और ये जो कानून था 1939 का। और एक कानून है फॉरेनर्स एक्ट। फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसको भी क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। एक कानून जो सन 2000 का है, इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इमिग्रेशन एक्ट 2000, इसको क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। इन कानूनों को कंसाइज करके एक कानून बनाया गया जिसके तहत क्या किया जाएगा? भारत में आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स पर क्या किया जाएंगे? प्रतिबंध लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को क्या करता है? प्रभावित करता है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। रिसेंटली एक यूएसए की कोई लोकल बॉडी जो है उनकी मेंबर थी, उन्होंने भारत के एक कानून सीएए पर क्या करी? टिप्पणी करी। तो उनको भारत में आने के लिए क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस चीज के लिए। तो वो क्या है? हमारी देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसलिए भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए ये चीजें की गई। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इमिग्रेशन जो बिल है, पहले जानते हैं हु नीड टू रजिस्टर। किन किन लोगों को इस चीज के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा? कि भाई मान लीजिए आप भारत आ रहे हैं, तो क्या सभी लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई हम भी भारत आ रहे हैं तो हमें भी रजिस्टर करना है? देखिए पहली चीज, वो विदेशी जो 180 दिन, 180 दिन, 180 दिन कैसे? एक कैलेंडर ईयर में, ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिन से अधिक के लिए भारत आ रहे हैं। ठीक है, 180 दिन से अधिक के लिए भारत आ रहे हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ठीक है, पहले ये अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल
कोई पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसे 24 घंटे के अंदर एफआरआरओ में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। 24 घंटे कब? आपके आगमन तक। आप जब आए हैं, आपने जब यहां पर लैंड किया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इमिग्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि अब क्यों जरूरत है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ी है। ठीक है। और कहें तो कोई बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी व्यक्ति यदि स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है, यदि वो स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है तो उसको 7 दिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई मैं भारत पहुंच चुका हूं, एफआरआरओ में रजिस्टर कर चुका हूं। ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल वीजा पे आ रहा है तो उसको 24 घंटे के अंदर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा। पाकिस्तानियों के लिए एक नुकसान की बात यह है कि यदि कोई अफगानिस्तान का आदमी यदि कोई अफगानिस्तानी आता है तो उसको कब तक? 7 दिन के अंदर भारत में एफआरआरओ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके क्या करना पड़ेगा? खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। पाकिस्तानी के लिए कितना है? 24 घंटे में। भाई आए हो तो 24 घंटे में क्या करो? रजिस्टर करो, वरना चले जाओ अपना बैग और बिस्तर उठा के। समझे? तो अफगानिस्तानियों के लिए टाइम ज्यादा है रजिस्ट्रेशन को लेकर। चलिए, मैं आपको बता रहा था कुछ पनिशमेंट्स बताई थी मैंने आपको कि अगर आप बिना पासपोर्ट आ रहे हैं, पहली विदाउट पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट या वीजा के आ रहे हैं तो क्या होगा आपके साथ? तो आपको पकड़े जाने पर क्या होगी? या तो होगी 5 साल की सजा या 5 लाख जुर्माना, या फिर दोनों, बिना पासपोर्ट। चलो भाई ठीक है। यदि आप फर्जी हो, क्या हो आप? फर्जी हो, या आप क्या हो? जाली हो, जाली पासपोर्ट पे आए हो, ठीक है, या जाली वीजा पे आए हो, कि नाम है आपका, नाम है आपका शिवांश जी और आप आ गए हो निकेत शर्मा के नाम पर, तो क्या होगा? आप पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे की जाएगी? फर्जी या जाली पासपोर्ट या वीजा पे आए हो तो कि शिवांश जी 2 या 7 साल, 2 से 7 साल तक के लिए कहां जाओगे? जेल जाओगे, निकेत के नाम पर आ गए हो। ठीक है। या फिर 10 लाख तक का क्या दो? जुर्माना। दोनों चीजें हो सकती हैं सर। किस पर? फर्जी तो बड़ा काम है भाई, बिना के आए हो तो, बिना वीजा पासपोर्ट के आए हो तो छोटी बात है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पता करते हैं कि आप कौन हो। लेकिन आप तो कह रहे हो मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, खुद ही प्रूफ कर रहे हो कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, तो आप वो हो, और आपका पता लगता है कि आप वो नहीं, आप तो ये हो। तो आप वो नहीं अगर ये हो तो चलो 7 साल के लिए जेल, या फिर 10 लाख रुपए डीले कर दो। समझे मेरी बात? तो या तो वैसे ही आ जाओ कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, आप पता कर लो मैं कौन हूं, या तो 5 साल की जेल कर दो या 5 लाख रुपए जुर्माना दे दो। लेकिन मैं ये से वो हो गया और वो से ये हो गया हूं तो जुर्माना भी डबल हो जाएगा। क्या हो गया? जुर्माना डबल हो जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है। चलिए सर, अब आगे चलो। शिवांश जी बच गए इस चीज से। अब मैं कहता हूं कि शिवांश जी आए 90 दिन के लिए। कहां से आए? साहब बांग्लादेश से आए। उनको लगा कि यार यहां से तो अच्छा एनवायरनमेंट है इंडिया में, और अब 90 के ऊपर ये चले गए भाई 95 डेज।
ठीक है, इनको मिलता है इमिग्रेशन अधिकारी। कह रहे आप तो ये नहीं वो थे, वो नहीं वो थे, फिर आप तो ये थे, कि साहब उससे तो छुटकारा मिल चुका है, मैं वो हूं जो मैं हूं। ठीक है, पर अब क्या है, उन्होंने कहा कि दिखाओ साहब आपका वीजा पासपोर्ट। कि अरे यार शिवांश जी, आप तो 90 दिन के लिए आए थे, 95 हो गए क्या? मैं साहब मैं यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, अब मैं नहीं जाऊंगा बांग्लादेश वापस। तो इमिग्रेशन अधिकारी कहेगा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो या तो आप 3 साल जाएंगे या आपके 3 लाख जाएंगे। शिवांश जी का यार गजब हो यार, मैं बिना पासपोर्ट आता हूं तो 5 साल, या 5 लाख का जुर्माना दे रहे हो मुझ पे। फर्जी पे आ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ वो हूँ, तो आप कह रहे हो आप वो नहीं हो मैं हूँ, तो आप मेरे को 7 साल की जेल कर रहे हो, 10 लाख। मैं अगर 90 से 95 दिन रुक गया हूँ, मेरा 90 दिन का रुकने का था 19 डेज का, मैं 95 पे क्रॉस कर चुका हूँ, तो आप कह रहे हो 3 साल या 3 लाख। तो शिवांश जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा निकेत जी को पकड़ो। बोले कि क्यों? क्योंकि कैरियर इनका ही था, यही लेके आए मुझे। इमिग्रेशन अधिकारी आता है मेरे पास, मेरे कहता है साहब मैंने सुना है आप एक इलीगल इमिग्रेंट को जयपुर लाए हैं। मैं कौन? मैं हूं व्हीकल कैरियर। मैं कौन हूं? परिवहन कैरियर। तो मैं परिवहन रखने वाला जो शिवांश जी को कहाँ लाया? जयपुर, बिना पासपोर्ट वीजा के। अब इमिग्रेशन अधिकारी मुझसे क्या कहेगा? साहब आप तो छोटे मोटे आदमी हो, तो आप 5 लाख रुपए दे देना इनको यहां लाने के लिए। मैंने कहा साहब मेरे पे तो नहीं हो रही व्यवस्था 5 लाख की, अगर मैं जुर्माना नहीं भरूंगा तो इस 5 लाख की जगह क्या जाएगा? मेरा जो भी मेरा परिवहन था, जैसे कि हालांकि मेरे पास नहीं है पर मेरा जहाज था वो, ठीक है, मेरा कोई विमान था, हालांकि नहीं है वो, जो भी मेरा कैरियर व्हीकल था वो क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा साहब। कि अकेले शिवांश जी नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। समझे मेरी बात? मैं भी जाऊंगा क्योंकि मैं ही इनको लाया हूं। चलो साहब, और क्या कहा जाए? अब ये जो आवर्जन अधिकारी है ना, आवर्जन अधिकारी, इनको दे दी साहब पावर्स। ठीक है, कौन सी दी? पहली तो बिना वारंट क्या करो साहब? इनकी गिरफ्तारी। कोई जैक जुगाड़ काम नहीं करेगा आपका, आप क्या होंगे? अरेस्ट ही होंगे। दूसरा, ये जो व्यक्ति पकड़ लिया इसे या तो क्या कर दो, तुरंत वापस भेजो, अमेरिका की तरह भेज दो इसको वापस, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह इंडेफिनेट टाइम के लिए क्या कर लो? डिटेन कर लो उसको। ठीक है, एक चीज, जब ये रजिस्टर करें तो इनका बायोमेट्रिक लो भाई, आंख, नाक, कान, उंगली, पंजे, सबके निशान ले लो इनके, पता तो रहे कि ये आए हैं। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं तो ये कहेगा कि भाई आप राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं। तो हम आपको क्या नहीं देंगे? वीजा ही नहीं देंगे, आप आ ही नहीं पाओगे, आप भारत में क्या नहीं कर पाओगे? आ ही नहीं पाओगे। तो ये 4 ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यूएस की कोई लोकल बॉडी की मिनिस्टर थी, अधिकारी थी, उन्होंने सीए पर बयान दिया, तो उनका क्या कर दिया? उनको कहा कि आप क्या है, नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो आपको हम आने ही नहीं देंगे। ये चीज कही गई। दूसरी चीज कि अगर एक पर्सन ए है, वो भारत आया, ठीक है, उसके आने के बाद ऐसा लगा कि ये किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, तो ऐसा नहीं है कि इसको वापस भेज दिया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा? डिटेन किया जाएगा। कब तक के लिए? जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि इसने इस गतिविधि को अंजाम दिया है या नहीं,
इसको डिटेन किया जाएगा। समझे मेरी बात को? इसको क्या किया जाएगा? डिटेन किया जाएगा। अब इस सब से क्या प्रूव हो रहा है कि हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता और संप्रभुता को क्या कर रहे हैं? बनाए रखना चाह रहे हैं। समझे मेरी बात? क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना चाह रहे हैं। चलिए साहब, बनाए रखेंगे क्योंकि हमारे देश में क्या है? नेशनल गतिविधियां, इलीगल गतिविधियां बहुत हैं। जैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्याज रह रहे हैं, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं। तो राष्ट्रगान गाने से काम नहीं चलेगा, अब क्या बताना पड़ेगा। और क्या है दूसरी चीज कि अब क्या है, आवर्जन अधिकारी दूसरा काम क्या करेगा कि ये जो विदेशी नागरिक हैं, ये मैंने आपको बताया था आईएलपी मतलब प्रतिबंधित एरियाज, प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या नहीं कर पाएंगे? गतिविधि नहीं कर पाएंगे। और अगर करते हैं तो इन पर क्या की जाएगी? सख्त निगरानी रखी जाएगी कि सही से चलो, सीधे सीधे, इधर मत देखो। ठीक है? और शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, अगर इन्हें पता लगता है कि इनके यहां कोई इमिग्रेंट्स है, विदेशी नागरिक है, तो उसकी जानकारी कहां देंगे? ये स्थानीय स्थानीय आवर्जन स्थानीय आवर्जन अधिकारी को। कहां देंगे? स्थानीय आवर्जन अधिकारी को इसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए, अब कॉन्ट्राडिक्टरी टू एफआर क्या है? ये कि फंडामेंटल राइट्स से क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन में है। ये किसने कहा? ये विपक्ष के एक मंत्री या कहें तो सदस्य, उन्होंने कहा, क्या कहा? मनीष तिवारी जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने कहा कि ये अधिकार भारत के फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबंध लगा रहा है आपके भारत की, कहां? भारत की टेरिटरीज में घूमने के ऊपर। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोले कि कैसे? उन्होंने एक कहा आर्टिकल 15, पहला नाम लिया उन्होंने, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का क्या है? उल्लंघन है। बोले कैसे? कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड बर्थ प्लेस। बोले अच्छा, किस किस ग्राउंड्स पर? ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, वाओ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान है ना, और रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इनके आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसको रोकता है आर्टिकल 15? इस भेदभाव को रोकता है। पर तिवारी जी भूल गए, मेरे अकॉर्डिंग तो तिवारी जी भूल गए थे कि ये जो अधिकार है ना, आर्टिकल 15, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को है। बोले कि तिवारी जी, ये अधिकार तो सिर्फ नागरिकों को है। दिस फंडामेंटल राइट इज ओनली प्रोवाइडेड टू ओनली सिटीजन्स। बोले अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, 19 भी है। बोलेगा 19? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोले इसमें तो बहुत सारी चीजें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल होना, दूसरी चीज की एसोसिएशन बनाना, और भारत की टेरिटरी में फ्रीली घूमना। उन्होंने इसी चीज पर तो कहा कि भारतीय क्षेत्रों में बिना रुकावट क्या करना, घूमना, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। बोले अच्छा, बोले ये कौन सा है, बोले ये है 19D, इसके तहत। बोले कि ओहो, अब बोले कि ऐसा है कि आप कह रहे हो कि घूमना नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्रों में आप घूम नहीं पाओगे। बोले कि अब फिर मैंने मनीष तिवारी जी को कहा, मैं कहा तिवारी जी ये फंडामेंटल राइट भी सिर्फ नागरिकों को है। दिस फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड टू ओनली एंड ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं कहा यार अब ये है प्रॉब्लम। ठीक है कोई बात नहीं, तो तिवारी जी भूल गए कि इन राइट्स का वायलेशन और इन राइट्स को लिमिट सिर्फ और सिर्फ कहां तक किया गया है, नागरिकों तक, कि नागरिकों को ही यही अधिकार, ये अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा अब हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, क्या कहा जाए, बल्कि पहला ऑस्ट्रेलिया, उसने क्या रखा है, क्या कह रखा है कि अगर कोई इलीगली हमारी कंट्री में पाया जाता है तो हम क्या करेंगे साहब, पहली चीज उससे क्या करेंगे, इंडेफिनेट टाइम के लिए क्या करेंगे, डिटेन कर देंगे। इंडेफिनेट टाइम के लिए डिटेंशन है उसके लिए, तो नॉन सिटीजन्स के लिए अगर वो क्या पाए जाएं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, तो क्या है उन पर इनडेफिनेट क्या है, डिटेंशन है। इसी चीज के कानून एक सिंगापुर पे भी है। इसी चीज का कानून कहाँ है, सिंगापुर में भी है। और मैं एक चीज बता दूं कि अभी रिसेंट ही हमारे तो क्या है, इसको बहुत ऑब्जर्व करते हैं अमेरिका। अमेरिका ने क्या करा रखा है, प्रोहिबिटेड, उसने तो बैन लगा रखे हैं। क्या लगा रखा है उसने, बैंड, किस चीज के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से। सिक्योरिटी पर्पज से अमेरिका ने क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है। तो ये हमारा कुछ इमिग्रेशन जो लॉ है उससे रिलेवेंट चीजें थी, क्योंकि हमें यह भी जानना था कि फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन हो रहा है तो हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर अकॉर्डिंग टू मी आर्टिकल 15 एंड 19 की बात की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें एक 15 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक 16 भी है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। तो ये था हमारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2000, सॉरी बिल 2025, सॉरी मैं बिल एक्ट बोल गया उसको। एक्ट इज कि जब वो प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।